पूरी तन्मयता से एक ही किताब का विमोचन करते, पूरी तन्मयता से आपने तो 3-3 किताबों के महासागर में हम सब लोगों को डुबो दिया। हम ये समझ नहीं पा रहे कि कभी किस छंद को लें, दोहे को पकड़ें या खंड काव्य को के ज्ञान को प्राप्त करें। तीनों की धाराओं को आपने अभिव्यक्त किया है और हमारे बीच में विद्वत मनीषियों का यहाँ पर इस मंच पर आगमन, जो देश के विद्वान समीक्षक हैं, विचारक हैं, लेखक हैं, चिंतक हैं, जिनकी दृष्टि साहित्य के प्रति कुछ इस भाव से है कि लोग कोई उनको गुरु मानते हैं, कोई उनको मार्गदर्शक मानते हैं और कोई उनको शब्दों के महाज्ञानी। तो ऐसे विद्वत मनीषी परम श्रद्धेय, वो नाम जो फिरोजाबाद के 2 भाइयों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित है। सम्मानीय हमारे बीच में है डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन अभिवादन करें विद्वान समीक्षक। और समीक्षा की अगर बात करें तो माननीय डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा जी ने लगभग 50 पेजों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं। और यदि एक समीक्षा आपकी पढ़ ली जाए तो समीक्षा शास्त्र का हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मनीषी हैं सम्मानीय डॉक्टर श्याम सनेही लाल। और मैं इनको प्रणाम करता हूँ। मैं इनको इसलिए प्रणाम करता हूँ कि हमारे पूज्य पिताश्री भी इस परिवार से जुड़े रहे। हम आपकी वाणी का, आपकी विद्वता का इस परिवार में लाभ लें, आपसे ज्ञान प्राप्त करें। इन्हीं भाव और विश्वास के साथ आज के इस आयोजन के सम्मानीय मुख्य अतिथि हम उनसे निवेदन कर रहे हैं डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा जी से कि वो अपनी वाणी से हमें दिशा प्रदान करें। आदरणीय डॉक्टर श्याम सनेही लाल जी। इस बीच हमारे मध्य सम्मानीय एनसी व्यवहार और सम्मानीय श्रीमती व्यवहार जो श्रोतावन के पीछे की पंक्ति में है। मैं ये बताना चाहूँगा बागरी दादा कि लगभग 1 दर्जन से अधिक कृतियाँ एनसी व्यवहार जी की, वो भी विद्वत मनीषी है, विचारक है, लेखक है, चिंतक है, समीक्षक है, साधक है। उनका भी अभिनंदन और मेरी एक फ़ोन पर आप आए, हृदय से कृतज्ञता। मैं यहाँ यस यस जिस मंच पर इतने बड़े बड़े विद्वान उपस्थित हैं, उनके समक्ष खड़े होकर बोलना समानांतर मुझे ठीक नहीं लगा, तो मैं नीचे बोल रहा हूँ। जिन लोगों को आपने ऊपर पहुंचाया है वो ये क्षमता रखते हैं कि आप ऊपर आ जाएं। नहीं, बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे कि जबलपुर की इस पुण्य धरती ने और वर्तिका के आह्वान ने मुझे इस हॉल में दूसरी बार आने का अवसर दिया है। मैं इसके लिए इस धरती को और वर्तिका को शत शत नमन करता हूँ। पाथे का आयोजन है, वर्तिका का 2 से 4 आयोजन था। अच्छा, वो हो गया। हाँ, वो हो तो गया, वो मैं तो उस गलती को सुधारता हूँ। पाथे को मैं नमन कर रहा हूँ। दोनों एक ही और ये सबसे बड़ी बात है कि जब भी मैं यहाँ आया, प्रसंग के कार्यक्रम में भी आया था, तो मैंने देखा कि जो भी आयोजन होता है उसमें बहुत सारी संस्थाएं एक साथ जुड़ी होती हैं और सब आती हैं और सब अपना सहयोग देती हैं, सब उपस्थित होती हैं और हृदय से मंगल भाव सबके लिए व्यक्त करती हैं। ये बड़ा प्रेरणास्पद है। मैंने देखा, बहुत जगह जाता हूँ, बहुत जगह देखता हूँ कि लोगों को साहित्यिक कार्यक्रमों में जितनी उपस्थिति यहाँ हो जाती है उसके 10% उपस्थिति भी नहीं हो पाती। तो ये यहाँ की धरती का प्रभाव है, मैं इसको नमन करता हूँ। अब मैं मंच पर सर्वप्रथम प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ अपने अध्यक्ष महोदय को। वे सचमुच में इस जबलपुर के लिए सारस्वत अतिथि हैं। उनकी उपस्थिति ही हो जाना
यहाँ ज्ञान की गंगा का बहना के बराबर बहता है। एक पवित्रता आती है। ऐसे ही अवसर पर मैं जब 2023 में आया था, इस मंच पर ही एक भव्य प्रतिमा जिसका आलोक बड़ी दूर तक था, जिसका प्रकाश लंबे समय से केवल जबलपुर की धरती कोई नहीं, पूरे संस्कृत साहित्य में और पूरे विश्व साहित्य में एक अपनी ही अलौकिक आभा रखता था। जो केवल विद्वान ही नहीं थे, सुशिक्षित थे। सुशिक्षित में उसे विद्वान तो रावण भी था, विद्वान तो रावण भी था। उसने भी कृष्ण यजुर्वेद की रचना की, उसने सिम तांडव की रचना की, लेकिन वह सुशिक्षित नहीं था। उसमें विनम्रता नहीं थी, उसमें अहंकार था। लेकिन जिस प्रतिमा की मैं बात कर रहा हूँ, वो न केवल विद्वान थी, अपितु वह बहुत विनम्र थी। और वो थे आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी जी। पिछली बार मैं जब आया तो इस मंच को वो शोभायमान कर रहे थे, और जब जब मुझे आश्चर्य होता है कि उससे पहले मैं भी 2-4 बार और भी मिला, लेकिन उस समय वो प्रतिमा मंच को शोभा करती थी और मैं सामने बैठा हुआ होता था। लेकिन वो पहला आयोजन ऐसा था जिसमें वो मेरी बगल में ही बैठे हुए थे, आदरणीय द्विवेदी जी की बगल में, और उनका उद्बोधन कितना प्रभावी था। वो 10 मिनट भी अगर बोल गए तो आप सम्मोहित हुए बिना नहीं रहेंगे, ये मेरा निश्चित मत है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान, धारा प्रभाव, एक आकर्षक भाषा में बोलने वाले विद्वान, आज मैं उन्हें शत शत नमन करता हूँ। आज जब आया हूँ तो मुझे मंच पर उनकी आभा नहीं दिखाई दी, मुझे बहुत याद आई, और निश्चित रूप से मैं उन्हें आज प्रणाम करता हूँ। कीर्ति शेष जरूर हो गए हैं, लेकिन उनका ज्ञान विज्ञान यहीं रह गया, उसका लाभ हम उठाते रहेंगे। मंच पर विराजमान परम आदरणीय आचार्य भगवत दुबे जी, सारस्वत विद्वान आदरणीय रमेश पंडित जी, डॉक्टर श्री कृष्ण तिवारी जी, श्री अश्विनी कुमार पाठक जी, डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा जी, आप बड़े विद्वान हैं। मैं बहुत कुछ सीखता रहता हूँ आप लोगों से, आज भी बड़ा सीखा है। आपने जिस तरह से वागरी जी की कृतियों का, एक एक कृति का यहाँ बहुत अच्छे शब्दों में मीमांसा की है, वह प्रशंसनीय है। मैं आप सबको बहुत आदर के साथ प्रणाम कर रहा हूँ। कवि करोति काव्यानि रसम जानन्ति पंडिता। कवि कविता करता है, लेकिन उसके रस को, उसके सौंदर्य को, उसकी आत्मा को कोई काव्य मर्मज्ञ पंडित ही जानता है। इसलिए ये मत कहिए, मैं बहुत लंबे समय से ये बात कहता आ रहा हूँ कि कवि कविता करता है। कवि करोति काव्यानि रसम जानन्ति पंडिता, नार्यापि सौंदर्यम पतिर्जानाति नो पिता। कभी भी रचनाकार अपनी कविता के सौंदर्य के अंत तक नहीं पहुँच सकता। उसका उद्घाटन यदि करेगा तो एक श्रेष्ठ और सूक्ष्मदर्शी मीमांसक ही करेगा, समीक्षक ही करेगा। और आप जब वागरी जी की कृतियों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जिन्होंने भी उसमें 1 पन्ना, 2 पन्ना, 10 पन्ने लिखे हैं, उन्होंने उसके अंतः सौंदर्य को खोला है। यहाँ जिन्होंने बोला है, उन्होंने भी उसके अंतः सौंदर्य को खोला है। और जब तक एक समीक्षक, एक श्रेष्ठ समीक्षक, मैं उसको मानता हूँ जिसकी समीक्षा को पढ़ने के बाद लोगों में कृति को पढ़ने की लालसा जाग जाए, और वो कहें कि ये कृति मिलेगी कहाँ, इसे हमें मिले तो मैं उसको पढ़ूँ, मैं इसको देखूँ जिसकी इतनी अच्छी समीक्षा सामने आई है, तो वो समीक्षक है। और समीक्षक उस दायित्व को बड़े अच्छे ढंग से निभाते हैं। कवि कवि होता है, समीक्षक महाकवि होता है। क्योंकि जब तक वो कवि की अंतर आत्मा में नहीं उतरेगा, जब तक वह कवि के अंतःकरण में प्रवेश नहीं करेगा,
ये अंतः काया प्रवेश, पर काया प्रवेश की विद्या जिसे नहीं आती होगी वह तो समीक्षा कर ही नहीं सकेगा। तो समीक्षा करने के लिए कुछ गुणों की जरूरत होती है। अभी हमारे तिवारी जी ने एक श्लोक यहाँ पढ़ा, बड़ा अच्छा था। वो एक बागरी जी की विशेषता बताने के लिए काफ़ी है? कभे करोति काव्यानि रसम जानंत पंडिता, ये मैंने बताया, लेकिन उन्होंने पढ़ा अपारे काव्य संसारे कविरेक प्रजापति, यथास्मयी रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। ये 12वीं 14वीं शताब्दी में आचार्य आनंदवर्धन हुए। उन्होंने कवि की विशेषता को बताते हुए प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि से ज़्यादा श्रेष्ठ कवि की सृष्टि को बताया। ब्रह्मा की सृष्टि से ज़्यादा श्रेष्ठ, अधिक सर्वोत्कृष्टशाली अगर किसी को बताया तो कवि की सृष्टि है। लेकिन किस कवि की? क्या रोज जो सैकड़ों दर्जनों कविताएं लिख देते हैं, जो 3 दिन में एक महाकाव्य लिख देते हैं, 10 दिन में जिनके 15 महाकाव्य सामने आ जाते हैं, जो प्रतिदिन 1000 कविताओं से नीचे नहीं लिखते, जो 2000 जिनके दोहे प्रकाशित हो जाते हैं, वो जो तमाम सम्मान प्राप्त करके उन्होंने तमाम किताबें कर दी, क्या उनके द्वारा जो पटलों पर चल रहा है आजकल? कुछ पटलों को छोड़ दें, मैं बात करूँगा किन पटलों की बात कर रहा हूँ, कुछ पटलों को छोड़ दें तो अन्य पटलों की बात करूँगा, तो उसमें जो भी लिखा जा रहा है उसमें समीक्षक, ऐसे लोग भी समीक्षक हो जाते हैं जो समीक्षक हैं नहीं, और फिर उत्तम है, अच्छा है, सुंदर है, उत्तम है, अच्छा है, सुंदर है, उत्तम है, अच्छा है, सुंदर है, लिखते जाते हैं और सबको पास कर देते हैं। सबकी रचनाएं श्रेष्ठ हो जाती हैं, सर्वोत्कृष्ट हो जाती हैं, सब पास हो जाते हैं, सारा पटल वाग वाग हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे विश्वविद्यालय वाग वाग हो जाता है जब सारे स्कूलों, सारे महाविद्यालयों के परीक्षार्थी एकदम 100% नंबर ले आते हैं। जब विश्वविद्यालय वाग वाग होता है तो राज्य शासन भी वाग वाग हो जाता है। मेरा देश सबसे ज़्यादा जो है, मेरा प्रदेश जो है शिक्षा में अग्रणी है। नाम लिखना आता है कि नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। और उसके बाद केंद्र सरकार भी वाग वाग, और तो आगे निकाल ही देते हैं कि हमारा देश जो है सर्वोत्कृष्ट है शिक्षा में। वही कविता का हाल होता जा रहा है। तो ऐसे वातावरण में विजय वागरी का उत्पन्न होना असाधारण बात है। उनको पैदा करने वाला भी कुछ पटल ही है। ये खुद भी एक सजनिका, मध्य प्रदेश सजनिका पटल चलाते हैं। तो ये खुद कविता ही नहीं करते, ये कवियों को पैदा भी करते हैं। और जो कवियों को पैदा कर रहा है उसकी साधना साधारण साधना तो हो नहीं सकती। तमाम तरह के तो सृजन का पटल चला रहे हैं, दूसरी ओर आप रचनाकार पटल से भी जुड़े हुए हैं। मुझे मालूम है कि इस सभागार में कम से कम 30% लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो उस पटलों से जुड़े हैं। नाम लूँगा तो लंबा हो जाएगा, मुझे अभी जो है खींचने लगे पीछे से, तो थोड़े में ही ज़्यादा समझ लें। वो सब उन पटलों से जुड़े हैं, वहाँ सीख रहे हैं, वहाँ पर समझ रहे हैं, और जिनको कुछ नहीं आता था वो निश्चित रूप से कुछ लिखने लगे हैं और कुछ से कुछ ज़्यादा लिखने लगे। अब यार राजकुमार कोरी जी हैं, इनकी गज़लों को पढ़कर कौन प्रभावित नहीं होता भाई? ये इन्हीं पटलों की देन है। वो पीछे बैठे हैं मौन भाव से, जैसे कोई संत साधु बैठा होता है। अनिल कुमार मिश्रा जी बोल नहीं रहे, जब हाथ की कविताएं सुनाते तो लोगों को लूट-पूट करते रहते हैं। ऐसे जहाँ तमाम हमारी जो बहनें बैठी हुई सामने, ये सब इन पटलों से जुड़ी हैं और इनसे ही निकलकर सामने आ रही हैं। कविता सीधे सीधे कभी नहीं लिखी जाती, ये साधना है। आप यदि लेखन में तन्मय नहीं हैं, आप एकाग्र नहीं हैं, कोई भी सौंदर्य चित्र ऐसे ही निर्मित नहीं हो जाता। उसमें आपको सात्विक भाव लाना होगा। यदि आप अन्य भाव में भावित हैं तो आप वो कविता लिख ही नहीं सकते, भूल जाइए। कोई चित्र ऐसे ही नहीं बनता कभी। उसमें तन्वय जब तक होंगे नहीं तब तक वो चित्र नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बागरी जैसे लोगों को पैदा करना है तो फिर आप भी वैसे तपस्वी बन जाइए।
आप भी पढ़ाइए भी और पढ़िए भी, सीखिए और सिखाइए, दोनों काम करिए। आप सिखाएंगे तो लोग अच्छे पैदा हों। जैसे भागरी जी सिखाते, मैं भी इनसे सीखता हूँ, याद डाल गया। कविता वविता मुझे नहीं आती ज़्यादा, ये जैसा बता देते वैसा ही मैं करने लगता हूँ। लेकिन मुझे उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई जब जिनकी 3 कृतियों पर मैंने समीक्षा लिखी और खूब डूब कर लिखी। मैं अभी अभी देख रहा था इस सभागार में कि इनकी नातिन छोटी बच्ची आई, फिर हमारी बहन मिथिलेश बड़गैया जी ने इनकी कविता गाई, उसके बाद हमारे आचार्य प्रवर उनके गुरुजी ने यहाँ आकर का वो माने एक छोटे ही उम्र की बच्ची से लेकर हमारे 88 वर्ष के गुरुवर, वो इनके ही गुरु नहीं मेरे भी गुरु होते हैं इस हिसाब से, तो क्योंकि मैं तो 70 में हूँ, वो 88 वर्ष में, तो मतलब गुरु हैं मेरे। एक गुरुवर अगर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, अगर उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो उनके श्रेष्ठ कवि होने में कहाँ प्रभाव तो सभी पर है ना। एक छोटे बच्चे से लेकर के अगर जो कविता प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को प्रभावित करे, उसकी श्रेष्ठता में कहाँ कमी है बताइए। वो श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से जब इनकी कविता को पढ़ते हैं लोग, तो वो रसमग्न हो जाते हैं, और जो रसमग्न कर दे, जो विभोर कर दे, वो श्रेष्ठ कविता है, वो श्रेष्ठ कवि है। श्रृंगार के कवि हैं। अभी तक जितनी कविताएं आई इनके तीनों संकलन में, पुष्प वाटिका छोड़ दीजिए तो श्रृंगार, प्रेम और श्रृंगार, अगर ये 2 भाव न होते तो ये दुनिया नीरस होती। ये भाव हैं, इसलिए दुनिया सरस है। सरसता प्रेम के कारण है, सरसता वैराग्य के कारण नहीं। तो अगर सरसता लाना है तो आपको प्रेम को गाना होगा, सरसता लाना है तो आपको श्रृंगार को गाना होगा। लेकिन वो श्रृंगार नहीं जिससे समाज में विकृति आए, वो श्रृंगार जिसमें सात्विकता आए। और बागरी सात्विक श्रृंगार के कवि हैं। बागरी अश्लील श्रृंगार के कवियों में नहीं है। कहीं एक जगह देखिए, जो संवेदना को पात्र बना के प्रस्तुत कर दे, वो बागरी में ही ये क्षमता है। और उनकी दोहावली जो अभी आई सप्तशती, प्रेम और श्रृंगार की कविता है। कई जगह कई दोहों में उन्होंने संवेदना, प्रेम को उन्होंने पात्र बना दिया, संदर्भ के रूप में ले आए और एक संदर्भ पैदा कर दिया। और इस तरह से आपको वो कविताएं अच्छी लगती हैं, आप उसमें डूब जाते हैं। जहाँ तक प्रश्न आया, इसमें मेरी लंबे समय तक बागरी जी से रोज ही चर्चा होती, रोज ही प्राय होती है। ये जो कुछ डालते हैं मुझ अल्पज्ञ को भी दिखा लेते, और बिना दिखाए डालते नहीं। बोले आप देख लोगे तो इसमें मोहर लग जाएगी। तो मैंने चलो मैं 2 बार देख लेता हूँ, 2 बार मोहर लग जाएगी। पुष्प वाटिका का हर छंद मेरी नज़र से गुजरा। इनके लेखन काल में कोई ऐसा छंद नहीं था जो इन्होंने बिना मुझे दिखाए पटल पर भेजा हो। कई बार कई तरह के गहन विमर्श भी हुए, और जिस तरीके से लाए तो वो प्रसंग मैंने फिर अपनी भूमिका में भी स्पष्ट किया है कि ये बड़े आश्चर्य की बात है कि वाल्मीकि की रामायण में कहीं भी किसी भी तरह के सीता के स्वयंवर का कोई चित्र नहीं है। न उन्होंने किसी पुष्प वाटिका में इस तरह से सीता और राम का मिलन कराया विवाह से पूर्व। केवल एक बार मध्ययुग में गोस्वामी तुलसीदास होते हैं और वो उनको पुष्प वाटिका में ले आते हैं, जनक की वाटिका में, और एक दूसरे का वहाँ मिलन कराते। लेकिन वो विलम अशब्द है, अबोला है, बोला एक भी नहीं है कोई, लेकिन दोनों ओर से ही प्रेम की अनुभूति जागृत होती है। सीता के बार बार मुड़कर देखने में, और राम के कंकन किंकिन नूपुर धुनसने कहत लखन सम नाम हृदय गुण मानहु मदन दुंदुबी दीनी। मर्यादा पुरुषोत्तम के अंतःकरण में मदन ने नगाड़ा बजा दिया, और उसके बाद होता है। लेकिन इसके बाद कोई और कृति सामने नहीं आती। और एकमात्र छायावादी काल में आकर जब महाकवि महाप्राण ने डाला, महाप्राण इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने उन्हें सुना नहीं, लेकिन जिन्होंने सुना है, जैसे हमारे द्विवेदी जी के समय में तो रहे हैं,
उन्होंने मंच पर सुना होगा तो वो गगज बनती थी शायद, है नहीं, कि उनको सुनकर के लगता था कि हाँ, जिस कविता को लेकर 2.5-3 घंटे बोलते जा रहे हैं और सभा सुनती चली जा रही। निराला जो कविता लिखते समय एक एक शब्द पर इतना चिंतन करते थे कि 14 घंटे बैठे हुए देख रहे हैं, और अगर उपयुक्त शब्द नहीं मिला तो वो कविता लिखी नहीं गई। लेकिन जब तक उपयुक्त शब्द नहीं मिला उन्होंने एक लाइन नहीं आगे बढ़ाई। वो लिखते हैं, वो 10 पंक्तियों में उस दृश्य को उपस्थित कर देते हैं, और ऐसे समय में करते हैं जब रावण के साथ युद्ध करते हुए जहाँ पर वो पूरी तौर से लगभग पराजित ही हो जाती, अगर दिन छिप न गया होता, दिन छिप गया इसलिए पराजय बच गई, और वहाँ बैठकर जब सारा विषाद से युक्त है अंतःकरण, कैसे रावण पर विजय करूं समझ में नहीं आ रहा, उस समय ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारिका छवि अच्युत। अच्युत माने स्वयं विष्णु रूप बने हुए राम के हृदय में सीता की छवि आ गई एकदम। छवि अच्युत देखते हुए निष्फल के याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नयनों का नयनों से प्रिय गोपन संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथमोत्थान पतन, कांपते हुए किसले झरते पराग समुदय, गाते खग नवजीवन परिचय तरुमलय बलय, जोते प्रताप स्वर्गीय ज्ञात थे प्रथम सुय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरिय। वो पहला मिलन है जो 10 पंक्तियों में उन्हें वर्णित कर दिया। और तीसरी अगर कोई कृति आती है तो पुष्प वाटिका के रूप में ये खंड काव्य आता है। इतना मनोहर काव्य है ये कि आप में से एक व्यक्ति ही नहीं, अगर एक बार भी उठा लिया तो आप इसको कलेजे से लगा कर ही रखेंगे और शायद रोज वाचन करेंगे। जिस बात को यहाँ नहीं कहा गया वो केवल एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि अंतिम क्षणों में जब अंतिम पेज देखेंगे आप, 2-3 पेज, तो इसमें राम जो है जब जनक व्याकुल होते हैं, पुत्री की विदा पर विदा करते समय जनक व्याकुल होते हैं और इतने व्यथित हो जाते हैं, इतने व्यथित हो जाते हैं, इतने विषाद युक्त हो जाते हैं, इतनी विमोहित हो जाते हैं। उस विमोह को देख करके राम स्वयं आगे आते, राम स्वयं आगे आकर, दामाद स्वयं आगे आता है और उनकी उस विदेहता को ओर ध्यान दिलाता है। आप तो राजर्षि हैं, आप ऋषि हैं, आप ऋषि प्रज्ञा को भी ज्ञान देने वाले हैं। ये आपका, ये आपको, आपके अंतःकरण में कैसा जो है विक्षोभ, कैसा विषाद। सीता भी यही बात कहती, पुत्री विदा हो रही है पिता से, लेकिन पिता को समझा रही है और वो इस बात का अनुभास करते ही कि हाँ मुझसे कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ गलत हुआ, दोनों से क्षमा याचना करते हैं, मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई। ये बागरी लाते हैं इस बात को यहाँ, और इस प्रसंग के द्वारा वो बताते हैं कि विषाद कैसा भी हो उससे मुक्त होकर के आप आगे बढ़े। तो ये बागरी हैं, इन्हें प्रणाम करो, ये महान हैं। धन्यवाद। ये थे सम्मानीय डॉक्टर शर्मा, और इनके व्यक्तित्व कृतित्व की आभा के संदर्भ में जितना पूर्व में चर्चा की गई, इनकी वाणी की अभिव्यक्ति में वो सौंदर्य, वो समर्पण, वो शब्दों का सौंधापन, सब कुछ हमें अनुभूत हुआ। आपने जो चित्रण किया, जो शब्दों के माध्यम से एक रेखा चित्र खींचा, तीनों कृतियाँ आंखों के सामने प्रस्तुत हो गई। एक बार आपकी विद्वत्ता को हम प्रणाम करते हैं। और बागरी जी ने यदि प्रेम को विग्रह के रूप में स्वीकारा, परमात्मा के विग्रह के रूप में, तो 2 कृतियाँ उनकी प्रेम भाव की और पुष्प वाटिका उनकी राम भाव की। प्रेम का ये चरम परिणति का भाव है जो पुष्प वाटिका तक पहुंचा। तो आपके अंतस के उस पवित्र प्रेम को, पवित्र समर्पण को हम श्रद्धा भक्ति और प्रणाम अर्पित करते हुए मंच पर आसीन आज के आयोजन के यशस्वी अध्यक्ष, वो अध्यक्ष जिन्होंने जीवन और जगत के विविध पक्षों पर न जाने कितना सृजन किया, जिनकी वाणी का दर्शन, जिनकी अभिव्यक्ति का सौंदर्य और जिनका छांदिक ज्ञान हम सब के लिए, संस्कार धानी की माटी के लिए, मां नर्मदा के तट के लिए प्रेरक और प्रणम है। मैं ऐसे विद्वत मनीषी, अगर जबलपुर में आचार्य भगवत दुबे हैं तो ये जबलपुर
आचार्य की नगरी के नाम से चर्चित है। मैं प्रणाम करता हूं आदरणीय आचार्य भगवत दुबे को। और गणेश प्यासा जी, बहुत समय से आप हमारे बीच में आए हुए हैं, क्षमा चाहते हैं हम उल्लेख नहीं कर पाए। हृदय से अभिवादन अभिनंदन। तो ये है माननीय आचार्य भगवत दुबे। और जब अतिरेक होता है ना भावों का, तो हम इनको कहते हैं शब्दों के भगवान। भैया देखना, आज के सारस्वत समारोह के मुख्य अतिथि परम विद्वान मेरे मित्र नहीं बल्कि अनुज कहूँगा मैं, क्योंकि इनके बड़े भाई वो भी मेरे अनुज हैं, डॉक्टर राम स्नेहीलाल शर्मा यायावर। कई बार मेरे घर पर आए हैं और ये तो उस विरासत को संभाले हैं। इनके पिताजी ढोला गायन के प्रसिद्ध ढोला गायक थे, वहाँ के उत्तर प्रदेश हरियाणा के गया प्रसाद जी शर्मा ये उस विरासत के हैं। वहाँ तो पूरा साहित्य ही साहित्य भरा है पूरे परिवार में, और आपने इनकी विद्वत्ता भी देख ली। रमेश पंडित जी ने अभी आपको जो समीक्षा दिखाई वो सर्वश्रेष्ठ समीक्षा थी, और समीक्षा के जो आयाम थे उसमें दिखाई दे रहे थे। और सुधा जी जिन्होंने की पीएचडी करवाई बागरी जी पर, और ये एक बहुत गौरव की बात है कि किसी आदमी के जीवित रहते उस पर पीएचडी हो जाए। अन्यथा एक मिथक था कि जीवित व्यक्ति में पीएचडी नहीं होगी। मेरे ऊपर जो पीएचडी हुई हैं उनमें पहली वाली पीएचडी में 3 वर्ष तक लटकाया गया, और जो वहाँ थे सदस्य उसके जो ने देना था, विषय चयन करना था, उन्होंने मना कर दिया कि हम जीवित व्यक्ति पे तो नहीं होने देंगे। वो तीसरी बार फिर रखा उन लोगों ने, उन विद्वानों ने, कि नहीं आप बताइए किसी ने इतना लिखा और इतना श्रेष्ठ लिखा हो तो आप, तो बोले नहीं आप चाहते ही हैं उनको, तो हम ठीक है भाई अब हम इस बार तो विदा ले रहे, चलो अनुमति देते हैं। तब पहली पीएचडी सुल्तानपुर से डॉक्टर ओंकार नाथ दुबे जी ने मेरे ऊपर कराई। परम आदरणीय 88 वर्ष के हैं, लेकिन ये इतने तरुण हैं। ये चाहे जब सेवरा से भाग जाते और मेरे घर पहुंच जाते, रास्ते में जब आ जाते तो वहाँ नहीं बताते हम कहाँ जा रहे, रास्ते से बताते हैं कि हम तो दुबे जी के यहाँ आ गए। हम बार बार मना करते भैया ऐसा मत किया करो, अब उम्र नहीं है ढंग की, लेकिन नहीं। श्री कृष्ण तिवारी जी, और ये तो इनका ऐसा सानिध्य मिला हुआ है तो आप अवध अयोध्या के, लेकिन ये सौभाग्य है कि वो हमारे खेतौला महाविद्यालय में, और उनके कारण हमें उनकी विद्वत्ता के दर्शन होते रहते हैं। हम लोग आपस में मिलते जुलते रहते हैं। बात कृतियों की है तो ये 3 कृतियाँ, और तीनों में श्रृंगार सर्वोपरि है। इसमें तो देखा ही लिया आपने जो छंद इन्होंने सुनाए हैं, मतलब ये खंड काव्य के। इसके बाद में ये गीत संग्रह भी है, वसंत बदने, दोहा संग्रह है। दोहा तो मेरा प्रिय विषय है असली में। अभी भी मुझे डॉक्टर श्याम स्नेहीलाल शर्मा जी ने भी एक दोहा संग्रह देखा है। मैं चूँकि चश्मा नहीं लाया, मैंने उसको देख लिया, मैं उसको इत्मीनान से पढ़ूंगा, मैंने अपने भाई के पास रख दिया है। और गुणी आदमी हैं आप। दोहा इसके पहले भी दोहे हमने आपके सुने हैं बागरी जी के, और जिन्हें श्रृंगार के लिए अभी पाठक जी ने कहा था कि ये बिहारी हैं, तो उससे भी ऊपर एक श्रृंगार का दोहाकार हो गया है जो अम्बेडकर नगर अकबरपुर के पास बिलग्राम गांव है, वहाँ के थे, जो रसलीन कवि थे, रसलीन, जिनका दोहा है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक पड़त जय चितवत इकबार। जो वो वहाँ से ऐसे दोहा वाले हैं, और मुझे भी दोहे लिखने में अच्छा लगता है। मतलब तो मेरे तो नहीं 14,000 दोहे हैं, और उसमें से 11 पुस्तकें छप चुकी हैं, और उसमें एक एमफिल हिसार से ही हुआ है। हिसार से डॉक्टर
रामनिवास मानव, उनने करवाया था, मतलब पहले एमफिल, और दूसरा एमफिल नवगीत पर हिसार से ही डॉक्टर राम सेवक शुक्ला का जानती हूँ, ठीक है ना, उनने उस पर करवाया था। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। 14,000 लिखने के बाद में मुझे 14 दोहे नहीं दिखाई देते कि सही हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ कि रात रात भर जाग कर गोदे पृष्ठ हजार, रात रात भर जाग कर गोदे पृष्ठ हजार, दोहे लिख पाया मगर मुश्किल से 2-4। ये दोहे की क्षमता है। दोहे की और एक विशेषता देखिए आप, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी का एक दोहा देखें आप लोग, जरा ध्यान दें। एक दोहा जिसमें शायद क्रम में भूल जाऊं, लेकिन एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी का लंका कांड में है कि जब जैसे ही वो सुनते हैं कि वो तो सेतु बंद हो गया, समुद्र पे बांध दिया गया पुल, जैसे ही उनके 10 मुख से 10 मुख से एक दोहा निकल पड़ता, 10 नाम, समुद्र के 10 नाम, बांध्यो बन निधि नीर निधि, कंपति उदज नदी, सत्य तोय निधि, अम्बुधि, और आज बारी से ऐसा कुछ करके मैं थोड़ा क्रम भूल गए, 10 नाम एक साथ निकल गए। मतलब तो ये क्षमता किसकी थी? गोस्वामी तुलसीदास जी की। तो ऐसे ऐसे विद्वान हो गए हैं। और अगर उसी राह पर हम चल रहे हैं, डॉक्टर श्याम सनेहीलाल शर्मा जी चल रहे हैं और हमारे अनुज बागरी जी चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से सफलता कदम चूमेगी, मिलेंगे। और ज़्यादा क्या कहूँ, बहुत सी बातें हैं ऐसी कहने के लिए, मैं भूल जाया करता हूँ। तो जितना मैंने बोल दिया इतनी बहुत है। मेरी ओर से हार्दिक आशीर्वाद, बधाई, खूब आगे बढ़ो भैया, और आपके ऊपर PhD हो। मैं अभी तो बहुत लिखना है आपको। धन्यवाद। आचार्य जी की मैं इसलिए प्रशंसा करूंगा बहुत ज़्यादा, 1 सेकंड केवल इसलिए करूंगा, आप ध्यान से सुनिए। ये बात में मैं भी अक्सर कहता हूँ, कितने रचनाकार ऐसे हैं जिन्होंने आज रचना की है और 1 वर्ष बाद अपनी उस रचना को देखें और किनके मुख से ये निकलता है कि ये कूड़ा है। ये कितने लोग हैं ऐसे। और यदि आपके एकाएक आपके मन से निकले कि ये तो कूड़ा है, तो आप समझ लेना कि आप रचनाकार बनने की ओर अग्रसर हो। आज आचार्य जी ने जो बात की एक शाश्वत सत्य है। ये वो मान रहे हैं कि मैंने 14,000 दोहे लिखे। अब रसलीन का दोहा कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतन, एक दोहा बहुत है, हजारों सतश्री के बराबर। एक ही दोहे ने उन्हें अमर कर दिया। फिर कितने भी लिखते रहो, कोई फर्क नहीं। तो जब आपका अंतःकरण कहे कि तो कूड़ा है, तो आप समझ लेना आप रचनाकार बनने की ओर अग्रसर हो गए। और अगर वो नहीं कहे ऐसा, तो समझ लेना कि आप कहीं भी नहीं हो। एक बिहारी दोहे पे बात चल रही है, तो मुझे बिहारी जी की एक दोहा ध्यान में आ गया। कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे खिजत जी, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात, भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। तो जो गागर में सागर बिहारी ने भरा, वही सागर मुझे विजय बागरी जी के दोहों में प्राप्त होता है और मुझे लगातार सीखने को मिल रहा है। मैं बता रही थी कि मैं जितना भी समय मिलता है मैं कुछ लिख के भेजती हूँ। आधी रात को ही समय मिलता है सर, देख के सुधार के, और मुझे एक एक बिंदु पे भी संकेत करते हैं सर कि यहाँ पे आपने बिंदी छोड़ दी, यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे ये बात रह गई है। तो ऐसी मंगल कामना मैं करके जाऊँगी कि हमेशा और ऊंचाइयों पे सर जाएं और ऐसे अवसर हमें प्राप्त होते रहें और सभी के जीवन में ऐसा अवसर आए। धन्यवाद। ये एक और थोड़ा सा प्रसाद मिल गया, शब्दों का प्रसाद। और आप सब ने आज के संपूर्ण आयोजन को ज्ञानमय, भावमय, विद्वत्तामय बनाया है। आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करूं। समापन के क्षण और इसके बाद सीधे हम सम्मान तक पहुंचेंगे। हमारे बीच में जिन विद्वत मनीषी की चर्चा आपने अपनी वाणी के माध्यम से की थी, सम्मानीय ब्रजेश मिश्रा जी,
शर्मा जी, ब्रजेश शर्मा जी, जो पीछे की पंक्ति में बैठे हुए हैं, झांसी से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। इस क्षण माननीय ब्रजेश जी अपनी वाणी से हमें दिशा प्रदान करेंगे, एक रस भरा भाव भरा गीत इस मंच पर प्रस्तुत करेंगे सम्माननीय श्री ब्रजेश शर्मा जी। तालियों के साथ हम अभिवादन करें, क्योंकि अभिव्यक्ति का ये समापन बिंदु है और इसके बाद केवल सम्मान के क्षण हैं। आदरणीय बागरी जी ने राम भक्त को कृष्ण भक्त का प्रणाम, इस भाव से आदरणीय शर्मा जी ने, यानी कि ब्रजेश शर्मा ने। इस बीच हमारे मध्य आदरणीय आलोक पाठक जी, जो जबलपुर के विविध कार्यक्रमों से इस कार्यक्रम तक पहुंचे हैं। पीछे ज्ञानेश्वर द्विवेदी जी, अर्चना द्विवेदी गुदालू जी हमारे बीच में है, मीना भट्ट जी, सम्मानीय श्रीमती विनोदिया जी और प्रीति नामदेव भूमिजा जी, डॉक्टर बीना शर्मा जी, बहुत सारे आत्मीजन, आदरणीय अरविंद शर्मा जी, सम्मानीय तिवारी सर जी भी हमारे बीच में है। इन सब का हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। और ये क्षण अभिव्यक्ति के आदरणीय, एक बार तालियां हो जाएं, क्योंकि अब शक्ति का वो क्षण है। हार्दिक आभार प्रवीण जी बुलाने के लिए और बागरी जी को समय देने के लिए। आग्रह मेरा इसलिए था कि घरवाली पूछेगी 4 दिन की छुट्टी लेके गए, क्या करके आए। हम वहाँ बैठे रहते तो अब ये इसका सुने और शायद इसकी प्रस्तुति भी हो जाएगी मेरी तरफ से और यहाँ से भी मिलेगा। बागरी जी का एक गीत है, उसी को स्वर देने का प्रयास करता हूँ, देखें सादर। जिस गली में पड़े प्रेयसी के चरण, जिस गली में पड़े प्रेयसी के चरण, उस गली में खिले फूल अभिसार के महमहाने लगे, मोगरा मोतिया मुस्कुराने लगे, पुष्प कचनार के प्रेम की पत्रिका बाँचता मन मधु, नेह की यामिनी में खिली चांदनी, तार सप्तक बजे प्यार मनुहार के, चहचहाने लगी चेतना अनमनी, दृष्टि दीपावली सी दमकने लगी, हो गए स्वर मुखर साज श्रृंगार के, जिस गली में पड़े प्रेयसी के चरण, उस गली में खिले फूल अभिसार के। और सनद रहे, प्रेयसी कुरंगनी टाइप की है, 40-45 किलो की होगी। चित्त में वह बसी उर्वशी की तरह, धड़कनों में बसी मेनका केशिनी, श्वास में पुष्प देहा सुगंधालता, दृष्टि में ऋतुशला कर्णिका मोहिनी, नैन से नैन की जब हुई बत कही, मिल गए दो किनारे अकुपार के, जिस गली में पड़े प्रेयसी के चरण, उस गली में खिले फूल अभिसार के। और अंतिम बंद देखिए, प्रेम की अनुभूतियों का है। प्रीति अनुभूतियों की कली सुष्मिता, खोल घूंघट निखरने संवरने लगी, पुलकनों में विरह की हिमानी परत, प्यार की उष्णता से पिघलने लगी, खिल उठी प्रीति, खिल उठी प्रीति अनुरक्ति की वाटिका, दिन तिरोहित विरह जन्य पतझार के, जिस गली में पड़े प्रेयसी के चरण, उस गली में खिले फूल अभिसार के, महमहाने लगे मोगरा मोतिया
मुस्कुराने लगे पुष्प का चुनार के। आभार। स्वर भाव, जिस प्रकार आदरणीय बागरी जी ने गीत का सृजन किया, उसी धारा के स्वर को इस मंच के माध्यम से आदरणीय ब्रजेश शर्मा जी ने प्रस्तुत कर हम सबके हृदय को स्पंदित कर दिया। खूब खूब हृदय से नमन, एक बार तालियों के साथ अभिवादन, अभिनंदन। और इस सभागार में जितने भी विद्वत मनीषी हैं वो किसी ना किसी धारा से, किसी ना किसी विधा से अपने अपने क्षेत्र में ज्ञान धारा को लेकर चल रहे हैं। हमारे ये मंच और मंच के सामने दर्शक दीर्घा, अगर आगे की पंक्ति में बात करें तो हमारे बीच में लखन डहरिया जी भी, बहुत सारे आदमी जन आए, राजकुमार जी भी हैं। इस तरफ अगर महिलाओं में देखें तो योगिता चौरसिया प्रेमाश्री, जिनको मध्य प्रदेश शासन ने 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा की। और बार बार हम इसलिए बोल रहे हैं कि जबलपुर भी उस पुरस्कार का कुछ हक रखने वाला है। हम चाहते हैं कि उस राशि का कुछ अंश जबलपुर की धाराओं को मिले। माँ नर्मदा आपके पास भी है, माँ नर्मदा हमारे पास भी है। तो ये पक्ष है एकता का। आप आशा है जी, मंथन 50-50, 25-25% भी चल, 50 भी नहीं, 25 में ही काम चल जाएगा। तो अगला क्षण सम्मान का। सबसे पहले हम इस मंच को, इस मंच को हम सबसे पहले प्रणाम अर्पित करते हैं वो विद्वत मनीषी जिनकी ज्ञान धारा से ये संपूर्ण आयोजन इस बिंदु पर पहुंचा, जिसने हमारे अंतस के महासागर को स्पर्शित किया। मंच पर है महाकवि आचार्य भगवत दुबे जी। आदरणीय बागरी जी से निवेदन है आचार्य भगवत दुबे का शॉल से सम्मान करें। सम्मानीय आचार्य भगवत दुबे मंच पर आसीन मान्य अतिथियों से निवेदन है वो कुछ क्षण के, मैं मंच पर आसीन है आज के इस आयोजन के यशस्वी मुख्य अतिथि सम्मानीय डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा। और डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा के लिए एक बार तालियों के साथ अभिनंदन। कितने विद्वत मनीषी आज के इस आयोजन में उपस्थित हुए। गणेश प्यासा, डॉक्टर विजय तिवारी किसले, संतोष नेमा जी कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा के आचार्य जी, आप सामने रहिए। डॉक्टर श्याम सनेही लाल शर्मा जी, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की आभा का ये वंदन, अभिनंदन। आदरणीय, आपके शब्दों की गंगा ने हम लोगों को जो आनंद दिया वो शब्दातीत है। और जिस विद्वत्ता से भैया जिस विद्वत्ता से आपने समीक्षा ज्ञान के माध्यम से, अभिव्यक्ति ज्ञान के माध्यम से हम सबको दिशा प्रदान की, हम हृदय से प्रणाम अर्पित करते हैं। और रश्मि पाठक इनको सनाट्य संगम अर्पित करें, वहाँ से ले लें सनाट्य संगम। और इसके बाद अगला क्षण मंच पर आसीन है परम श्रद्धेय सम्मानीय श्री रमेश पंडित जी। रमेश पंडित जी ने जिस विद्वत भावना से समीक्षा के साथ ज्ञान धारा को प्रवाहित किया, आपकी वाणी को सुनकर ये लगा कि हमने बहुत कम सुना है। अगर केवल अकेले आप होते और 45 से 1 घंटे का पीरियड होता, कालखंड होता, और हम नोट्स लेकर लिखते रहते तो शायद हम लोग भी कुछ सीख जाते। आपकी विद्वत्ता को प्रणाम करते हैं। एक बार तालियों के साथ सम्मानीय श्री रमेश पंडित जी, तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। भगत दुबे दीप दर्शक दीर्घा आलोक पाठक जी मंच पर आमंत्रित है। भगत दुबे दीप और परम श्रद्धेय पुरुषोत्तम भट्ट जी, सेवानिवृत्त वरिष्ठ जज है। वो जज जो अध्यात्म की आभा से दीपित हैं, जिनके अंदर का सृजन, चिंतन, मनन है। आदरणीय पुरुषोत्तम भट्ट जी शीघ्रता से मंच पर आएंगे। मोबाइल छोड़ दें आप। आदरणीय पुरुषोत्तम भट्ट जी, भगत दुबे दीप जी, ये सम्मान समर्पित किया जा रहा है सम्मानीय श्री रमेश पंडित जी को। तालियों के साथ हम अभिनंदन, अभिवादन करें। अगला नाम मंच पर हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं सम्मानीय श्री आदरणीय
पुरुषोत्तम भट्ट जी हमारे बीच में आ चुके हैं कि उनकी इच्छा आदरणीय बागरी जी को समादर सम्मानित करने की है। अकेले वो नहीं, मीना भट्ट भी कृपया मंच पर आए, संयुक्त रूप से ये सम्मान समर्पित करें आदरणीय श्री विजय बागरी। और एक निवेदन है, पहले हम अपने अतिथियों को सम्मानित कर लें। आदरणीय बागरी जी तो हमारे अपने हैं। बागरी जी, अब आप सम्मान नहीं स्वीकारेंगे जब तक हमारे अतिथि सम्मानित ना हों। ये सर एक बार तालियों के साथ अभिनंदन, अभिवादन। सम्मानीय डॉक्टर सुनीता सिंह सुधा जी मंच पर, जिन्होंने अपनी ज्ञान धारा से आदरणीय बागरी जी के संपूर्ण, रश्मि पाठक भैया जी, शिव कुमार जी बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं। सुनीता सिंह सुधा जी, आपकी विद्वत्ता और आपकी ज्ञान धारा का ये मंच अभिनंदन करते हुए गौरवान्वित है। दीपक पचौरी जी, डॉक्टर विजय तिवारी जी कृपया मंच पर आए। आदरणीय मिथिलेश बड़गैया जी आइए। और हम आमंत्रित कर रहे हैं अर्चना द्विवेदी गुदालू जी को, प्रीति जी को, पीछे हमारे परिवार से जो कृपया शीघ्रता से मंच पर आए। बीना शर्मा जी, आप भी कृपया मंच पर आए। ये सम्मान सुनीता सिंह जी के लिए। अगर सभी मात्र शक्ति आ जाए तो बड़ा आनंद आ जाएगा। आपके क्षण में बुला लेंगे। अच्छा, ठीक, आइए। एक बार हाँ, माँ को बुलाता हूं, मत चिंता करो, माँ जी बुला रहे हैं। एक बार तालियों के साथ इस मंच का अभिनंदन, अभिवादन। सम्मानीय श्रीमती व्यवहार, आप भी आइए। बहन जी आप आए ना, आइए। माननीय श्रीमती रेखा बिनोदिया जी, एक बार तालियों के साथ इस मंच का अभिनंदन, अभिवादन। पुष्पा गुप्ता प्रांजलि तो खुद सम्मानित हो रही हैं, आइए। सत्यमी, अभिनंदन, अभिवादन इस मंच का। अब इसी क्रम में एक मिनट, आप लोग रुके, आप लोग रुके। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बहन जी, बहन जी, बहन जी, प्रीति जी, मीना जी, सम्मानीय मीना भट्ट जी, चूंकि मात्र शक्ति सभी इस मंच पर उपस्थित हो चुकी है तो हम चाहेंगे कि इस गौरव गरिमा का लाभ लिया जाए। ठीक है, मंच पर दादा एक बार आप लोग खड़े हो जाओ, एक छाया चित्र हो जाएगा। दादा दादा पीछे